हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का वीडियो है स्पेशली टीजीटी एंड पीजीटी हिंदी कैंडिडेट्स के लिए। तो काफ़ी दिनों से बच्चे बोल रहे थे कि मैम हिंदी के लिए टीजीटी हिंदी या पीजीटी हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी कह रहे थे कि एक आप हमारी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए वीडियोस बना दें। तो आज हम वीडियो ले आए हैं आपके लिए। देखिए, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहले भी कभी ना कभी केवीएस के लिए ही इंटरव्यू दिया होगा, और कुछ ऐसे होंगे जो कि फर्स्ट टाइम अपीयर होने वाले हैं 2019 में, जो ये आपका जो इंटरव्यू डेट है उनमें। तो देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, किसी भी इंटरव्यू में चाहे वो टीजीटी है, पीजीटी है, पीआरटी है, सबसे पहली बात उठती है कि इंट्रोडक्शन की। आपको अपना इंट्रोडक्शन देना आना चाहिए। देखिए, इसके लिए ना मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो बात ये है कि आप हिंदी कैंडिडेट्स हैं, आपको मैंने उसमें कहा हुआ है कि इंग्लिश में देना अच्छा रहता है, लेकिन एज अ हिंदी कैंडिडेट आप टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए है, तो मैं यही कहूँगी कि आपको जिस भी लैंग्वेज में आपसे पूछा जाए, आपको उसी लैंग्वेज में आंसर्स देने हैं। सपोज आपसे कहा जाए कि आप अपने बारे में बताइए, तो आपको अपने बारे में बताना है कि मेरा नाम ये है, मैंने ये किया हुआ है, मेरी हॉबीज ये है, तो आपको ये चीज़ें बतानी है। अगर आपको इंग्लिश में पूछ रहे हो कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आपको इंग्लिश में बताना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मैं आपसे बताना चाहूँगी कि आपके जो इंटरव्यू पैनल होगा ना, उसमें 4 से 5 लोग आपको मिल सकते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, जिसमें फीमेल टीचर्स भी हो सकती है और मेल टीचर्स भी होते हैं। ठीक है, और उसमें हो सकता है कि आपका कोई वाइस प्रिंसिपल लेवल का मिल जाए आपको, या फिर जो आपके कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं उनमें से मिल सकता है, या फिर केवीएस के कमिश्नर लेवल तक के मिल सकते हैं। और एक आपको उनमें से ऐसा मिलेगा जो कि हिंदी का पूरा ज्ञान रखता है, मतलब वो आपको, उनके पास पूरी नॉलेज है, वो आपको नॉलेज को बहुत अच्छे तरीके से जज कर सकता है। तो मैं एक बार फिर से कहूँगी कि मैंने इंट्रोडक्शन के लिए स्पेशली वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो ज़रूर देखिए। इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी डाउट आपके दिमाग में आ सकते हैं, कोशिश की गई है कि उस वीडियो में हर चीज़ क्लियर की जाए। तो देखिए, अगर मैं हिंदी की बात करूं, तो हो सकता है कि सपोज किसी का नाम है अक्षित, तो अक्षित में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है, तो आपके नाम में क्या उपसर्ग है, क्या प्रत्यय है, कहाँ से आपका नाम लिया गया है, ये क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। अगर आपका नाम है प्रकाश, तो आपके नाम का विलोम शब्द क्या है, पर्यायवाची क्या है, नाम से अगर क्वेश्चंस पुटअप होंगे तो ये हो सकते हैं। तो अभी मैंने बताया आपको कि नाम से क्या क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है वो पूछ ले कि आपके नाम का मीनिंग क्या है, तो आपके नाम का अर्थ पूछ सकते हैं वो। तो इसलिए सबको अपने नाम का अर्थ जरूर पता होना चाहिए। दूसरा चीज, आपके अगर क्वेश्चन पुटअप हो सकता है तो वो उन चीजों में से जो आपकी हॉबीज है। हॉबीज होती है जो आप अपने फ्री टाइम में करना पसंद करते हैं। तो आप कह सकते हो कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, या जो भी आप हॉबीज बताएंगे तो उनमें से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि मुझे कविता लिखना पसंद है, तो आपकी लिखी हुई रचना, आपकी लिखी हुई कविता वो सुनना जरूर पसंद करेंगे। तो हो सकता है वो पूछ ले कि आप अपनी कविता सुनाइए। इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि मुझे, देखिए हॉबीज अगर हिंदी के टीचर है तो हो सकता है कि आपको अलग अलग उपन्यास पढ़ना पसंद हो, अलग अलग लेखकों की किताबें पढ़ना पसंद हो, तो वो पूछ सकते हैं कि किस तरीके की आपको नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, किस तरीके की आपको उपन्यास पढ़ना पसंद है, क्या आप किन्हीं अपने जो आपके फेवरेट है, जो आपको अच्छे लगते हैं, उन लेखकों के नाम बता सकते हैं। अगर आप नाम बता दे तो उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, थोड़ी सी जानकारी लेकर के जाए। जिस भी किताब का नाम ले रहे हैं, सपोज आप कह रहे हो कि मुंशी प्रेमचंद जी मेरे प्रिय लेखक है, आपने ये कहा अपनी हॉबी में, तो वो पूछ सकते हैं कि आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी है। तो अगर आप अपना किताबें पढ़ना हॉबी बताते हो, हिंदी की किताबें पढ़ना, तो वो पूछ सकते हैं कि आपके लेखक, प्रिय लेखक कौन से हैं और उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हुई है, उनके नाम आप बता सकते हो। तो अगर प्रेमचंद जी की बात करें तो आप कह सकते हो कि रंगभूमि पढ़ी हुई है, गोदान पढ़ी हुई है। तो अगर आपने ये नाम लिए तो हो सकता है कि उनमें से एक आपसे पूछ ले कि गोदान में जो कैरेक्टर्स थे, तो जो भी उस कहानी में पात्र थे, जो भी उस उपन्यास में पात्र थे, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए
ठीक है, कौन धनिया था, कौन जो भी उसमें कैरेक्टर थे, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हो सकता है इसके अलावा आपसे पूछा जाए सार। अगर आपने मान लीजिए किसी किताब का नाम लिया तो आपसे कह सकते हैं कि इसका संक्षिप्त में इसका सार बता दीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आपको जो सार बताना है वो ये नहीं है कि आपको पूरा, अगर नोवेल बहुत लंबी है आपकी तो आपको पूरा, मतलब आपने पढ़ा होगा सार अगर कहो तो आप बहुत लंबा कर दो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको उसे संक्षिप्त में ही बताना है। अगर वो संक्षिप्त में सार कह रहे तो आपको भी पता है कि छोटे में बताना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका इंटरव्यू चल रहा है तो आपको उसके अकॉर्डिंग बताना है। तो थोड़ा संक्षिप्त में ही उसको खत्म करने की कोशिश करना है, जिसमें सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आप उनके बारे में बता सको। इसके अलावा आप कह सकते हो कि मेरी जो मुझे पसंद है अखबार पढ़ना। अगर आप अखबार पढ़ना कहते हो तो उनके मन में झट से प्रश्न आएंगे कि आप सच में ही अखबार पढ़ते हैं या फिर यहीं पर कह रहे हैं। तो हो सकता है कि वो आपसे कह देगी हमें कोई भी रीसेंट न्यूज़ बताइए, जो भी अभी हाल फिलहाल चल रही है खबरें, वो खबरें बताइए हमें। तो वो कह सकते हैं कि 4 से 5 बता दीजिए, तो आपको बताना पड़ेगा। तो उससे क्या होगी कि आपकी नॉलेज जज होगी। और मैं हमेशा यही कहती आई हूँ कि आपको अपने साक्षात्कार में, इंटरव्यू में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमेशा जितना भी आप अपना रियल दिखा सकते हो, अपनी रियल साइड दिखाइए। जितना भी आप सच्चा अपने आप को दिखाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, उनके पास बहुत अनुभव होता है और वो जानते हैं कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। हो सकता है कि वो आपसे खबर पूछे कि आप कोई भी 4 से 5 हमें खबर बता दीजिए जो कि हाल फिलहाल की खबरें हैं। और ये भी हो सकता है कि वो आपसे कहे कि आप कोई एक सिचुएशन दे दे आपसे और कहे कि जैसे हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने जो रिजर्वेशन पॉलिसी लागू की है, जनरल कैंडिडेट्स को 10% जो रिजर्वेशन की बात की है, कोटे की बात की है, तो उन पर आपके क्या व्यूज है, उन पर आपका क्या नजरिया है, आप क्या कहना चाहेंगे। तो हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले। इसके अलावा अगर आप अखबार पढ़ना अपनी हॉबी बताते तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो करके जाए। ये नहीं है कि आपने वैसे ही बता दिया और आप कभी कभी महीने में या हफ्ते में एक बार अखबार उठाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। हो सकता है कि वो पूछ ले जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, जिस भी शहर के आप रहने वाले हैं, वहाँ से पूछ ले कि क्या दिल्ली में कोई न्यूज़पेपर छपता है, तो आप बताइए हमें कौन कौन से अखबार छपते हैं। इनके अलावा अगर कोई प्रश्न उठ सकता है तो वो उठ सकता है आपकी पढ़ाई में से। तो वो कैसे पूछ सकते हैं, अगर मान लीजिए आपने जो आपका जो ग्रेजुएशन है, जो आपका स्नातक है, वो शिक्षा की आपने सपोज 2010 में की। उसके बाद जो आपने जो बीएड किया या फिर आपने जो अपना मास्टर्स किया, वो किया आपने 2015 में। तो ये जो बीच का गैप था 2010 से 15 के बीच में आपने क्या किया, वो ये पूछ सकते हैं कि इतना गैप क्यों है। तो गैप ईयर का आपके पास जो आंसर होना चाहिए, ठीक है, एक अच्छा आंसर होना चाहिए। उसमें आप कह सकते हो कि आपने कहीं पर जॉब की है तो आप उसके बारे में बता सकते हो। इसके अलावा अगर आपने कहीं पर जैसे ट्यूशंस पढ़ाए हैं या फिर एनजीओज में पढ़ाए हैं, कुछ भी ऐसा है तो वो आप अपना डाल सकते हो, आप बता सकते हो, लेकिन आपको एक सच्चाई पर रहना है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करती हूँ, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन से विषय थे। जैसे आपके पास, आपने 10वीं की तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, 12th किया उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे। ऐसे ही आपने जैसे ग्रेजुएशन किया, अपनी मास्टर्स की, बीएड किया या कोई भी टीचिंग प्रोग्राम किया, डाइट किया है, कुछ भी किया है, तो उसमें आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहे हैं उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन से ईयर में किया। हो सकता है वो एक ही दम से पूछे कि आपके पास एमए में कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे और आपके पास उत्तर नहीं है, तो वो एकदम से उत्तर आना चाहिए। ये नहीं है कि आप अटको, सोचो, एक बताया फिर उसके बाद 1-2-3 मिनट तक आप सोच रहे हैं, फिर एक बताया फिर आप सोच रहे, तो वो बहुत गलत इंप्रेशन देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पहले से ही अपने सारे सब्जेक्ट्स है उनको देख करके जाए कि मैंने इस ईयर में किया है और ये सब मेरे सब्जेक्ट्स थे, क्योंकि काफी टाइम हो जाता है तो हम भूल जाते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, तो वो सब देख करके जाए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बायोडाटा का। देखिए, बायोडाटा की ज़रूरत होती है आपको साक्षात्कार के लिए। जब भी आप केवीएस का इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो वेबसाइट पर आपका एक बायोडाटा फॉर्म होगा, तो वो ले जाना आपको अति आवश्यक है, अदरवाइज आपका इंटरव्यू नहीं होगा। तो वेबसाइट पर वो सब आपके फॉर्म आ चुके हैं बायोडाटा के, वो आपको डाउनलोड कर लेना है और उनकी कॉपीज निकलवानी है। बायोडाटा की आपको 5 कॉपीज निकलवानी है, क्योंकि जो आपके इंटरव्यू पैनल में
4 जो शिक्षक होंगे उनके हाथ में एक एक कॉपी होनी चाहिए आपके बायोडाटा की, और वो आप कोशिश करना कि अपने हाथ से ही फिल करें। हैंड रिटन हाथ से फिल किया हुआ अच्छा होता है। दूसरी बात मैं कहूँगी कि वो जो फॉर्म है वो इंग्लिश में है, तो ये मत सोचना कि इसमें भी मैं हिंदी में लिखूं। तो देखिए, इंग्लिश में अगर कोई पूछते तो इंग्लिश में ही फिल कर सकते हैं। उसमें इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है। उसमें आपको अपना नाम लिखना होता है, रोल नंबर लिखना होता है, अपनी क्वालिफिकेशंस लिखनी। इसके अलावा आपको फिल करना होता है, एक उसमें शॉर्ट नोट लिखना होता है, एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी होती है कि आप इस पद के लिए सुटेबल क्यों है। आप इस पद के लिए सुटेबल क्यों है, उसके लिए 50 वर्ड्स में लिखना होता है। तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप नहीं लिख सकोगे उसको ठीक से इंग्लिश में, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, आपको लगता है कि मैं गलती कर दूंगा, तो आप कमेंट सेशन में बता देना। मैं आपसे एक अलग वीडियो बना करके ये बता दूंगी कि उस वाले कॉलम में क्या लिखे, आप क्या अच्छा लिख सकते हो। ठीक है, तो उसका कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगी कि हाउ टू फिल बायोडाटा। आपको जो ये बायोडाटा है वो कैसे फिल करना है, किन किन सावधानियों को बरतना है फिल करते हुए, तो उसके लिए मैंने एक अलग से पूरा प्रॉपर अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू फिल केवीएस बायोडाटा। तो उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, जिससे आप देख सकोगे और अपना बायोडाटा सही से फिल कर सकोगे। और मैं बताना चाहूंगी कि जो वो वीडियो है उसमें जो बायोडाटा है वो पहले जो आता था वो है, लेकिन अब केवीएस ने वो बायोडाटा फॉर्म अपडेट कर दिया है। उसमें कोई ज्यादा फेरबदल नहीं आए हैं, लेकिन आपको नए वाला ही यूज करना है। बस उसमें एक कॉलम बढ़ाया गया है, वो कॉलम है स्पेशल अचीवमेंट्स का। स्पेशल अचीवमेंट्स में आपको डालना है कि अगर आपने कहीं पर भी आपने कोई भी पार्ट लिया है किसी भी कंपटीशन में और आपने सर्टिफिकेट जीते हैं या फिर आपने कोई अवार्ड जीता है, तो उसके बारे में आपको सूचना देनी है, उसमें लिखना है। तो एक कॉलम वो अतिरिक्त किया गया है, अदरवाइज सेम है पूरा, तो आप वो देखना। लेकिन आपको जो आपका बायोडाटा फॉर्म निकलवाना है वो अपडेट हुआ नया वाला निकलवाना है। इस बात का खास ख्याल रखना है आपको। अब बात करते हैं कि मैं बताना चाहूंगी कि जो भी आप बायोडाटा फॉर्म में फिल करके ले जाएंगे उनमें से प्रश्न उठते हैं। तो वो प्रश्न क्या उठ सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात है कि जो आप सुटेबिलिटी टू द पोस्ट लिख के जाएंगे, मैंने कहा है ना कि 50 वर्ड्स में लिखना होता है कि आप इस पद के लिए सुटेबल क्यों है। तो वो जो भी आप लिखोगे, वे जो भी 50 वर्ड आप लिखोगे उसमें से आपके प्रश्न उठेंगे कि आपने ये लिखा हुआ है। वो चेक करेंगे कि आपने जो लिखा हुआ है वो सच में आपके अंदर इतनी काबिलियत है या नहीं है। दूसरी चीज आपका प्रश्न उठ सकता है कि अगर मैंने कहा है कि आपको वो हैंड रिटन भरना है, अपने हाथ से ही भरना है, तो आपकी राइटिंग अगर बहुत सुंदर है तो हो सकता है कि वो आपकी राइटिंग को चेक करना चाहे कि ये आपने ही लिखा है या किसी और से लिखवा करके ले आए हो आप। तो हो सकता है कि जब आप शाम पट पर कार्य करें, ठीक है, आपको एक डेमो भी देना होता है, मैं बताऊंगी अभी आगे। तो जब आप शाम पट पर लिखेंगे कुछ भी, तो वो आपकी राइटिंग को चेक करेंगे, मिलाएंगे कि ये जो आपने बायोडाटा में लिखा हुआ है और जो आप अब लिख रहे हो वो दोनों सेम राइटिंग है या अलग अलग है। तो कोशिश करना कि अपने हाथ से ही लिख करके ले जाए। अगर किसी की राइटिंग थोड़ी कम अच्छी है तो वो बस एक चीज ध्यान रखना कि उसकी जो अक्षर की बनावट है वो थोड़ी ठीक हो। तो इस चीज पर थोड़ा सा वर्क करके साफ सुंदरता लिख करके ले जाना है, लेकिन कोशिश करनी है कि खुद ही लिख करके ले जाए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डेमो क्लास का। आप में से कुछ छात्र ऐसे होंगे जो डेमो क्लास के बारे में नहीं जानते होंगे, तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि डेमो क्लास क्या होती है। जो आपका इंटरव्यू पैनल होगा, जो आपका इंटरव्यू ले रहा होगा, उनमें से कोई एक आपसे कहेगा कि आप इस विषय को शाम पट पर पढ़ाकर दिखाए, तो आपको वो विषय पढ़ा करके दिखाना है। तो यही है आपकी डेमो क्लास। तो डेमो क्लास में आपके जो टीचिंग स्किल्स है, जो आपके शिक्षण कौशल है, उनकी जांच होगी कि आपको अच्छे से कितना अच्छा आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जब आप रियल लाइफ में पढ़ाएंगे, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप कितने अच्छे से बच्चों को पढ़ाएंगे, तो वो चीज़ आपकी जज होगी। तो आप शिक्षण कौशल करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपके जो लिखावट है,
जो कभी कभी ऐसा होता है कि जिन्होंने कभी भी श्यामपट्ट पर कार्य नहीं किया हुआ है, कभी भी नहीं लिखा है, उनकी जो राइटिंग है वो टेढ़ी जाती है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो भी आप लाइन लिखो वो एक सीधी लाइन हो। वो ये नहीं है कि आपने शुरुआत की और फिर लास्ट से देखें तो वो बिल्कुल आसमान में, मतलब थोड़ा सा ऊपर ज्यादा चली गई, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो एक तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जब आप श्यामपट्ट पर कार्य करेंगे तो आपका पूरा फेस श्यामपट्ट की ओर नहीं होना चाहिए। आपका थोड़ा सा आपको तिरछा खड़ा होना है कि आपका जो हाफ साइड है, थोड़ी सी साइड आपको इंटरव्यू पैनल्स को दिख सके। तो आपको बिल्कुल भी मुड़ के खड़ा नहीं होना है, नहीं दिखानी है इंटरव्यू पैनल को, थोड़ा सा तिरछा खड़ा होना है। तो ये सब कुछ श्यामपट्ट पर लिखने के कौशल है जिनको आपको ध्यान रखना है। तो डेमो के लिए आपको क्या करना है, जो टीजीटी के छात्र हैं उनका देखिए, आपको पता है कि टीजीटी के टीचर्स 6 to 10th क्लास तक पढ़ाते हैं, और अगर पीजीटी की बात करूँ तो वो 11th and 12th को। तो टीजीटी के छात्रों को मैं कहना चाहूंगी कि आपको एनसीईआरटी की जो बुक्स है हिंदी की वो जरूर देखनी है, उनका सिलेबस क्या है वो देखना है, और कोशिश करनी है कि एक 9वीं और 10वीं के जो किताब है हिंदी की, उनका लेसन प्लान एक अपने माइंड में सेट करना है, या फिर आप पर्सनली लिख सकते हैं। लेकिन वहाँ पर कुछ बच्चे पूछते हैं कि क्या मैम रिटर्न में हमें लेसन प्लान लेकर जाना है, तो मैं यही कहूँगी कि आपको कोई रिटर्न में लेसन प्लान नहीं लेके जाना है, लेकिन आपको पहले प्रैक्टिस करनी है कि आप किस तरीके से डिलीवर करोगे। और वही मैं कहना चाहूंगी कि जो पीजीटी के छात्र हैं उनको 11वीं 12वीं की किताबें जरूर देखनी है, और देखना है कि कौन कौन से उनमें पाठ है, कौन कौन से उनमें जो कवि है, जिन लेखकों ने लिखी है पाठ, उन सब के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। इसके अलावा 2-2 चैप्टर्स आप बिल्कुल रेडी करके जाओ, जैसे टीजीटी वाले 9वीं और 10वीं के एक एक पाठ करके ले जाए, और जो आपके जो पीजीटी वाले हैं छात्र हैं वे 11वीं और 12वीं का एक एक चैप्टर करके जाए। लेसन प्लान अगर वो कहे कि आप कोई अपनी तरफ से कोई भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक पढ़ा कर दिखाओ, तो आपको क्या करना है, सीधा श्यामपट्ट पर जाना है और आपको पढ़ा कर दिखा देना है। तो श्यामपट्ट पर कार्य करते वक्त आपको जानने की जरूरत है कि सबसे पहले क्या लिखना है वहाँ पर। देखिए, मैंने आपको स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले आपको तिथि लिखनी है, जिस दिन भी आपका इंटरव्यू हो उस दिन की आपको तारीख डालनी है। उसके बाद आपको लिखना है, अगर वो कहते हैं ना कि कक्षा कौन सी को, उन्होंने कहा कि 9वीं कक्षा का पाठ पढ़ाना है या 10वीं का, तो ऐसा कुछ कहते हैं तो आप कक्षा लिख दीजिए, जो भी उन्होंने कहा है, 9th का है, 10th का है, या पीजीटी के लिए 11th या 12th जो भी कहा है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, साइड वाले राइट हैंड साइड में देखोगे, दाई तरफ देखिए, जो लिखा हुआ है कि कुल छात्र, उपस्थित, अनुपस्थित। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैम वहाँ पर तो स्टूडेंट्स होंगे ही नहीं, तो हम कुल छात्र में क्या लिखे, उपस्थित अनुपस्थित हमें जब पता ही नहीं तो हम क्या लिखे। देखिए, आपको ये कॉलम ब्लैंक छोड़ने हैं, इनमें कुछ नहीं लिखना, लेकिन ये इस चीज के लिए कि आपको नॉलेज है कि ये सब चीजें लिखना होता है। तो आपको लिखना है विषय। विषय में आप लिखोगे हिंदी, जैसा ये लिखा हुआ है ना बिल्कुल वैसे ही लिखना है। विषय भी लिखना है, फिर उपविषय भी लिखना है, तिथि, कक्षा, सब कुछ लिखना है आपको इसी तरीके से जैसे इस श्यामपट्ट पर लिखा हुआ है। तो विषय आपको लिख देना है हिंदी, लेकिन उपविषय लिख करके उपविषय का कॉलम आपको खाली छोड़ देना है। उपविषय का कॉलम कब भरोगे उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, लगा लीजिए जैसे इंटरव्यू पैनल ने आपको कहा कि सर्वनाम पढ़ाइए, तो सर्वनाम पढ़ाने के लिए आप सबसे पहले उपविषय का कॉलम आपका खाली रहेगा, और आप कह सकते हैं कि जैसा कि आपने पिछली क्लास में मैंने आपको संख्या पढ़ाई थी, आपको वहां पर इसी तरीके से बोलना है कि ये मान के कि आपने अगर सर्वनाम पढ़ा रहे हो तो बच्चों को आपने संख्या पढ़ाया हुआ है, तो इस तरीके से आपको बोलना है कि जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको संख्या पढ़ाई थी, तो आप जानते हैं कि संख्या क्या होती है, और उस तरीके से तो आज हम जानेंगे। फिर एग्जाम्पल्स देने हैं, उसके बाद सर्वनाम पे आना है, और यहाँ पर फिर आप मेंशन करो। आप में से कुछ लोग ये जानना चाहते होंगे कि मैम सर्वनाम कैसे पढ़ाई, जैसे मैंने कहा ना कि संख्या पिछली क्लास में पढ़ाई, एक तो ये बात बोल सकते हो। उसके बाद मैंने कहा एग्जाम्पल्स देने हैं। एग्जाम्पल्स की जगह आपको क्या करना है, आप ना एक वाक्य बोल सकते हो, जैसे मैं बोल के दिखाती हूँ वैसे ही आप सेम प्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपसे कोई सर्वनाम पढ़ाने के लिए बोलता है डेमो में, तो आप कह सकते हो कि मोहन एक लड़का है, मोहन अच्छा लड़का है, मोहन के घर में 4 लोग हैं,
मोहन के पिताजी ये करते हैं। तो उसके बाद आप कह सकते हो कि देखो बच्चे, मैंने जब बोला, बच्चों मैंने जब ये बातें बोली तो आपको कुछ अजीब सा लगा, कुछ अटपटा सा लगा, इस तरीके से आप बोल सकते हो। और फिर हाँ, अगर वो देखिए क्या होगा, जैसे ही आप बोलोगे ना ये चीज अटपटा लगा, तो कुछ तो इंटरव्यू पैनल ऐसे होंगे जो आपका साथ देंगे, जो आपको रिप्लाई करेंगे, बच्चे बन जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो नहीं करेंगे। तो दोनों पैनल्स ही अच्छे होते हैं, जो आपके साथ आपका साथ देंगे, स्टूडेंट्स बन जाएंगे वो भी, और जो आपका रिप्लाई नहीं करेंगे वो भी। तो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह का आपको पैनल मिल सकता है। पैनल आपको दो तरीके के मिल सकते हैं, एक जो साथ देगा, एक नहीं देगा, लेकिन दोनों बेस्ट होते हैं। ठीक है, जो साथ देता है ये सोच लीजिए कि आप भाई टीजीटी और पीजीटी के बच्चे हैं, तो वो उल्टे सीधे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और आपको थोड़ा सा ये आपको जज कर सकते हैं। वो चाहे स्टूडेंट्स बनेंगे वहां पर, लेकिन खींच के इंटरव्यू लेते हैं, जो आपका साथ देने लग जाते हैं। ठीक है, मुश्किल क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं। तो ये है कि जो साथ नहीं देते उसमें तो ये है, हम जो भी बोलना है हम बोल सकते हैं, लेकिन अगर इंटरव्यू पैनल ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा तब तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो एज अ स्टूडेंट बोल रहे हो और अब यहाँ डेमो के टाइम पर आप टीचर हो। तो आपको प्रिपेयर करके ले जाने चाहिए हिंदी व्याकरण के टॉपिक, संख्या, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये सब आप कैसे पढ़ाएंगे आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगी कि वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे अलंकार में से, अक्षर में से। अक्षर ज्ञान जो है, मतलब किस तरीके से कौन सा जो अक्षर है वो तालु से बोला जाता है, कौन सा मुर्दा से बोला जाता है, कौन सा दंत्य ओष्ठ से बोला जाता है, तो वो सब आपके पूछ सकते हैं। तो वो भी आपको एक बार देखना होगा। तो अगर मैं अक्षर की बात करूँ, तो अगर कोई पूछता है कि कितने अक्षर है हिंदी व्याकरण में, तो कुछ लोग कहते हैं कि 42 है, कुछ कहते हैं 48 है, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग लिखा होता है ये। लेकिन जो सही उत्तर है इसका वो है 52 अक्षर होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। स्वर और व्यंजन कुल मिलाकर के कितने हैं? 52 है। आपको एक काम करना है, आपको जो अपने लेसन प्लान प्रिपेयर करने हैं, तो वो आप अपनी सुविधा के लिए बना सकते हो, लेकिन वहां पर नहीं ले जाने हैं आपको। आपको बस प्रिपेयर करके ले जाना है। ठीक है, मतलब अपने आप को प्रिपेयर करके ले जाना है। मिरर के सामने उन लेसन प्लान्स की प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि वहां पर अपना बेस्ट दे सको। तो जो मैंने कहा हिंदी व्याकरण का होना चाहिए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये सब। और जो टीजीटी वाले हैं, 9वीं और 10वीं के तो बिल्कुल पक्का कर लेने हैं। इसके अलावा छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, मतलब सिलेबस पूरा देखना है आपको। और जो पीजीटी के हैं हिंदी का, आपको 11वीं और 12वीं का एक एक या दो दो लेसन कर लेने हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका साहित्य। तो साहित्य से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो आपने अपना ग्रेजुएशन किया, बीए किया या आपने एमए किया, जो पीजीटी वाले छात्र हैं उनसे पूछ सकते हैं। तो उनमें आपने कौन कौन से साहित्य पढ़े, उनके नाम बताने हैं। अगर आप उनमें से नाम बता दोगे ना कि मैंने ये पढ़ा वो पढ़ा, जो भी आपने पढ़े हैं, तो वो कह सकते हैं कि इनके अलावा आपने क्या पढ़ा। तो आपको घुमाएंगे वो, मतलब ये लगा लीजिए कि आपको पूरा आपकी नॉलेज चेक करने वाले हैं। तो आपको पता होने चाहिए कुछ साहित्यों के नाम, जो भी आपने उनके अलावा पढ़े हैं वो आप बता सकते हो। और आपसे आपका जो प्रिय लेखक है या प्रिय कवि है वो पूछ सकते हैं, और उनके बारे में फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि आप अगर प्रिय कवि पूछा तो उनके बारे में कुछ भी आपसे नॉलेज ले सकते हैं। या फिर कह सकते हैं कि अपने जो आपका प्रिय कवि है उसकी एक कविता सुना के दिखा दीजिए। तो वो सब आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको करना ये है, जो बच्चे टीजीटी के हैं उनको क्या करना है, अपना जो बीए में जो आपने हिंदी के साहित्य या जो भी आपके सब्जेक्ट्स थे उनसे एक बार मोटा मोटा गो थ्रू कर लेना बच्चे, क्योंकि वो आपकी नॉलेज चेक करेंगे और कुछ भी पूछ सकते हैं, आपके ग्रेजुएशन का भी पूछ सकते हैं। और जो पीजीटी वाले छात्र हैं वो अपना एमए का और बीए का थोड़ा सा अपना, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपकी बुक कौन कौन सी थी, आपने कौन कौन से साहित्य पढ़े, आपने किन किन की रचनाएं पढ़ी, आपको उनके लेखक के नाम, कवि के नाम, साहित्य क्या कौन सा था, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको ज्ञान होना चाहिए, तो वो होना चाहिए कविता शास्त्र का। कविता शास्त्र से आपके प्रश्न उठ सकते हैं, और आप में से ना कुछ छात्र ऐसे होंगे जिन्होंने नेट क्लियर किया होगा, यूजीसी नेट क्लियर किया होगा, और वो कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे या फिर पढ़ाते होंगे कॉलेज में भी। तो उनसे भी कविता के बारे में, कविता शास्त्र के बारे में पूछा जा सकता है। तो जितनी ज्यादा आपकी क्वालिफिकेशंस होगी उतनी ज्यादा उनके प्रश्न का स्तर बढ़ेगा।
थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछ सकते हैं, लेकिन आप वेल प्रिपेयर्ड होकर के जाएंगे, अपनी अच्छी तैयारी करके जाएंगे, तो आप उन मुश्किल चीज़ों को भी टैकल कर सकते हैं, आप उनको भी आसानी से देख सकते हैं। और एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कमेंट सेशन में कि मैम टीजीटी हिंदी के लिए मेरा क्लियर हुआ है, तो मेरा इंग्लिश में इंटरव्यू होगा क्या? तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आपका इंटरव्यू हिंदी में होगा, क्योंकि आप हिंदी के शिक्षक हैं, आपने हिंदी के लिए क्लियर किया है, टीजीटी हिंदी किया है या पीजीटी हिंदी किया है। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो बाइलिंगुअल बोल सकते हैं, थोड़े थोड़े बीच में उसमें इंग्लिश के वर्ड्स डाल सकते हैं, जो भी बोले उसमें थोड़ा सा इंग्लिश के वर्ड्स भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको नॉलेज होनी चाहिए कि रस कितने प्रकार के होते हैं, वीर रस, हास्य रस, जो जितने भी रस होते हैं वे कितने प्रकार के हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। और जो अलंकार है या व्याकरण के जितने भी टॉपिक्स हैं मैं कहूँ तो वो उनका आपको ज्ञान होना चाहिए अच्छे से। तो कविता भी आपको बिल्कुल आनी चाहिए, कुछ कविता आपको याद करके जानी है, और हो सकता है कि वो आपको जो डेमो ले उसमें आपसे कोई कविता पढ़ाने के लिए ही कह दे, वो आपसे कोई अलग से पाठ ना कहे, आपसे कह दे कि कोई भी एक कविता पढ़ा करके दिखा दे। तो कविता पढ़ाओ तब भी आपको क्या करना है, जो मैंने ब्लैक बोर्ड का फॉर्मेट बताया है कि तिथि डालनी है, विषय लिखना है, उपविषय लिखना है, लेकिन उपविषय एकदम से नहीं लिखना है, पहले कुछ बात करनी है और उसके बाद उपविषय लिखना है। तो वही चीज आपको इसमें भी फॉलो करनी है। और जो आप पोयम पढ़ाओगे वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाना है कि जिसमें इंटरेस्ट बने, और इसमें आप सस्वर वाचन विधि भी प्रयोग कर सकते हो। इसके अलावा जो बच्चे मैंने कहा है कि यूजीसी नेट जिन्होंने क्लियर किया हुआ है, और हो सकता है कि कुछ बच्चे कॉलेज में पढ़ा रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर कुछ भी अलग से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी निकलते हैं, तो वो सब हो, तो आपको क्या करना है, आपका जो क्वेश्चन का स्तर है वो ये इस प्रकार से वो पूछ सकते हैं कि कॉलेज में तो आपने हमेशा बड़े बच्चों को पढ़ाया है, तो आप स्कूल के बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, क्या आप सेम विधि प्रयोग करेंगे या कुछ अलग भी करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको अच्छे से प्रिपेयर होकर के जाना है। या फिर हो सकता है कि आपसे कहे कि जो आपने कॉलेज में पढ़ाया है वो हमें एक डेमो दिखाकर दिखाए, हम भी देखना चाहते हैं कि आप किस तरीके से पढ़ाते हो। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपने कॉलेज में पढ़ाया हुआ है उनके हमें कोई साहित्य बताइए, या फिर किसी लेखक का या कुछ भी ऐसा छंद पूछ सकते हैं, या जीवन यात्रा, कुछ भी ऐसा पाठ है, सिलेबस के बारे में जान सकते हैं कि आपने सच में पढ़ाया, आप झूठ तो नहीं बोल रहे, वो सब चीज चेक हो सकती है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप अपने इंट्रोडक्शन में बताते हो अपनी हॉबीज में आप कहते हो कि मुझे नोवेल पढ़ना पसंद है, या फिर कहते हो कि मुझे किताबें पढ़ना पसंद है या अखबार पढ़ना पसंद है, तो अगर आप इनमें से किसी भी चीज का नाम लेंगे तो उनके जो क्वेश्चन का स्तर है वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। तो मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि किन चीजों से आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा उठेंगे और आप अपनी हॉबीज में ही ज्यादा घुस सकते हो, मतलब वे ज्यादा उसमें से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं और आपको घुमा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आप वो हॉबीज बताना या वो चीजें बताना, चाहे आपको पसंद हो नोवेल्स, लेकिन आप रेडी होकर के जाना, या फिर आप कोई और भी हॉबी बता सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है आपको कि आपको किताब या अखबार ही पढ़ना बताना पड़े, ठीक है? तो आप कोई भी हॉबी बता सकते हो, लेकिन वो हॉबी बस पॉजिटिव होनी चाहिए। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके जाना है। आप जो भी आंसर बताने वाले हो या आप अपने बारे में जो भी बताओगे, उसमें से इंटरव्यू पैनल क्वेश्चंस निकाल ही लेगा। तो जो भी आप कहो ना, ये सोच के चलना कि मेरा इससे अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है। अगर आपने कहा कि मुझे नोवेल पढ़ना पसंद है और मैं मान लो मैं हूँ आपके इंटरव्यू में, तो मैं यही कहूंगी कि आपको कौन सी नोवेल्स पढ़ना पसंद है। आप कहेंगे कि मुझे ये चीजें नोवेल, जो भी आप नाम लेंगे, मुझे ये नोवेल्स ऐसी जो रोमांचक है या कहानी बेस्ड है ऐसी पसंद है, तो वो कह देंगे कि आप किसी नोवेल का नाम बताओ कि आपको कौन सी पसंद है। आप नोवेल का नाम बताएंगे, कुछ नोवेल्स का नाम बताएंगे, तो वो कहेंगे कि इनके लेखक कौन है। अगर आप इनका लेखक बता दोगे तो वो कह सकते हैं कि उस लेखक के बारे में कुछ बताइए। अगर आपने वो भी बता दिया तो हो सकता है कि कोई आपसे कवि पूछा और कवि से कहा कि आप कविता सुना दो, तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपका जो इंटरव्यू है वो घूम सकता है। तो आपको बस बहुत सोच समझ करके उत्तर देना है, और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको ये नहीं है कि आपको अपना ज्ञान ही वहां पर प्रदर्शन करना है। कुछ लोग होते हैं कि जिनसे पूछा जाता है एक जिसका आंसर जो है, जिसका उत्तर बहुत कम शब्दों में दिया जा सकता है, उसको बहुत लंबा खींच देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है।
जितना भी संक्षिप्त में आप उत्तर दे सकते हो, जितना ज़रूरत है उतना ही आपको उत्तर देना है। ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ब्रीफ में आंसर दीजिए, लेकिन अच्छा आंसर दीजिए। तो यही होता है कि इंटरव्यू में बहुत जो अच्छी वाली चीज़ है, यही है। अगर आपसे जितना पूछा जाए आप उतना ही बताते हो, तो क्या होगा कि आपका आंसर से वो भटकेंगे नहीं, ठीक है। दूसरी चीज होगी कि यह आपके संतुलित आपका एक पर्सनैलिटी को शो करेगा कि आप एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी है। जितना आपसे पूछा जाता है उतना बताते हैं, आप फालतू की बातें नहीं करते। तो ये चीजें हैं, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इससे। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि आपको इंटरेस्टिंग लर्निंग मेथड्स, मतलब कि आपको क्या, आप किस तरीके से अपनी जो क्लासरूम टीचिंग है उसको बहुत इंटरेस्टिंग कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि आप कैसे इंटरेस्टिंग अपनी क्लासरूम कर सकते हो, तो आप उसके लिए अगर आपसे डेमो में पूछे तो उसमें भी आप अपना दिखा सकते हो कि मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। तो वो कैसे कर सकते हैं, जैसे आपको मान लीजिए संख्या पढ़ाने के लिए कहा, तो संख्या पढ़ाने को कहा, आपको पता है कि हर चीज संख्या होती है, मतलब जो आपको दिखती है या फिर जो फील कर सकते हो। तो आप अपना कलम होगी आपके हाथ में, आप कह सकते हो कि ये कलम है, ये पेड़ पुस्तक है, ये शाम पट है, तो ये सब क्या है, ये भी संज्ञा है। तो इस तरीके से आप पहले जो आपके सामने जो भी चीजें हैं उनको एक टीचिंग एड्स की तरह यूज करना है आपको। जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसकी तरह आपको यूज करना है, जो आसपास की चीजें हैं अगर हो सकती है तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और पॉइंट्स हो जो आप ऐड कर सकते हो कि अपने शिक्षण को कैसे आप रुचिकर बना सकते हो, इंटरेस्टिंग बना सकते हो, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका क्लासरूम मैनेजमेंट का। देखिए, क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत बड़ा है अपने आप में, और आपसे पूछा जा सकता है, जैसे आप हिंदी के ही टीचर हैं तो मैं यही मान के चल रही हूँ कि ज्यादातर लोगों की हिंदी बहुत अच्छी होगी, और कुछ लोगों का ऐसा होता है कि हिंदी अच्छी होती है तो इंग्लिश थोड़ी सी कम अच्छी होती है, या इंग्लिश उनको थोड़ा मतलब प्रॉब्लम होती है जब भी इंग्लिश के बारे में बात आती है। तो आपसे वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि मान लीजिए आपकी जो पोस्टिंग है वो आपकी पोस्टिंग या आपकी ज्वाइनिंग साउथ इंडिया में हो गई, केरल तमिलनाडु साइड हो गई, तो वहां पर तो बच्चों को हिंदी आती ही नहीं, तब उस सिचुएशन में आप क्या करोगे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो वहां पर तो या तो आपको बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए इंग्लिश बोलनी होगी, या फिर आपको उनकी भाषा सीखनी होगी, कन्नड़ है या मलयालम है तो वो चीज सीखनी होगी। तो उस चीज में आप क्या कह सकते हो, आपको ये चीज रेडी करके ले जानी है। अगर आपको नहीं समझ में आए या आपके पास कोई अच्छा आंसर हो तो आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं, जिससे बाकी बच्चों को भी हेल्प मिलेगी और वो भी सीख सकेंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, मैं ये चीज जरूर ऐड करना चाहूंगी कि आपको बिल्कुल ये नहीं कहना है कि मुझे तो हिंदी ही आती है, आपको डरना नहीं है। वो आपका ना कॉन्फिडेंस लेवल भी चेक करते हैं, वो आपको देखते हैं कि आप इसका आंसर क्या देंगे, तो इसलिए वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं जो थोड़े से कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो आप कह सकते हो कि मैं वहां पर पूरी कोशिश करूंगा, जो अगर आपको जो उनकी लैंग्वेज नहीं आती है तो आप सबसे पहले ये भी पूछ सकते हैं कि आप कैसे कोऑपरेट करोगे ऐसे माहौल में जहाँ पर सारे टीचर्स वैसे मिलेंगे आपको जो दूसरी लैंग्वेज बोलते होंगे। तो आप ये कहोगे कि मैं सबसे पहले तो ये कोशिश करूंगा कि जो नॉर्थ इंडिया का हो, मतलब जो दिल्ली साइड का हो, जम्मू साइड का हो, हरियाणा साइड का हो, ऐसा टीचर मिले मुझे कोई। क्योंकि आपको पता है कि केवीएस में हर स्टेट के या बहुत सारे स्टेट्स के आपको टीचर्स मिल सकते हैं, तो आप कोशिश करोगे ये। इसके अलावा आप कह सकते हो कि मैं किसी ऐसे छात्र को कक्षा में ढूंढूंगा जो कि नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो केवीएस है उसके अंदर आर्मी पर्सनल के एम्प्लॉयज के बच्चे पढ़ते हैं, मतलब जो सैनिक बैकग्राउंड के हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं, और उनकी जॉब ट्रांसफरेबल होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह उनकी पोस्टिंग होती रहती है। तो आपको वहां पर नॉर्थ इंडिया के बच्चे भी मिलेंगे, आपको बिहार जम्मू कहीं के भी बच्चे मिल सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि मैं ऐसे छात्र को ढूंढूंगा सबसे पहले जो कि हमारे कल्चर को जानता हो, जो हिंदी जानता हो, और उनसे मैं संवाद करके पूछूंगा कि आपको किस तरीके से हिंदी वाले टीचर पढ़ाते हैं या आपको हिंदी कैसे पढ़ाई जाती है। तो ये सब जान करके उनके कल्चर को जानने की कोशिश करेंगे, और धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि हम उनकी लैंग्वेज को भी जान सके। जो दूसरे टीचर्स होंगे हम पूरा फ्लेक्सिबल एटीट्यूड रखेंगे, हम सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, दूसरी भाषा सीखने में भी हम
पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ पर जो हमारा अलग हमें लैंग्वेज कल्चर मिला है उसको भी हम बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान दे सके। तो इस तरीके के आप पॉजिटिव वर्ड्स कह सकते हो, या तो वो ऐसा पूछ सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि क्या केवीएस जो इंडिया के बाहर भी कोई केवीएस है। तो मैंने आपको बताया हुआ कि केवीएस इंडिया के बाहर 3 केवीएस है। कहाँ कहाँ पर है वो? काठमांडू में है। दूसरा कहाँ पर है? काठमांडू आपको पता होगा कि नेपाल की राजधानी है। दूसरा आपका जो केवीएस है अब्रोड में, बाहर, जो भारत के बाहर है, वो है मॉस्को में। मॉस्को रशिया की राजधानी है। और अगर मैं तीसरी बात करूँ तो तीसरा है आपका तेहरान में। तेहरान किसकी राजधानी है? ईरान की। तो ये आपको पता होगा। और इन तीनों जगह पर अलग अलग जगह पर केवीएस है जो भारत के बाहर है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप जो ये इंडिया के बाहर के स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे टैकल करोगे, तो उनमें भी आप ये सब लाइंस जोड़ सकते हो। तो आपसे चाहे कोई अगर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है तो आपको बिल्कुल भी हार नहीं माननी है या फिर ऐसा नेगेटिव आंसर नहीं देना है कि मैं बिल्कुल नहीं कोऑपरेट कर पाऊंगा या मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा पाऊंगा। आपको एक संयम रखना है और एक अच्छा आंसर उनको देना है कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं दूसरी लैंग्वेज सीखने के लिए बिल्कुल जितनी मैं कोशिश कर सकता हूँ उतनी करूंगा। तो इस तरीके की आपको शब्द जोड़ने हैं, ठीक है। तो जब आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाए तो उनका आंसर तो आपको बिल्कुल पक्का देना है। लेकिन अगर आपसे कोई फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सपोज आपसे कह दिया, किसी आपने साहित्यकार का नाम लिया और उन्होंने कहा कि वो कहाँ के रहने वाले हैं और आप नहीं जानते, तो आप कह सकते हो कि सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो उनके लिए आप मना कर सकते हो। लेकिन ऐसे जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, जो क्लासरूम मैनेजमेंट के क्वेश्चन पूछेंगे कि आप बच्चों को कैसे चुप कराओगे, डिसिप्लिन कैसे रखोगे, बच्चे लड़ाई करे तब क्या करोगे, तो इस तरीके के जब प्रश्न पूछे तो उनका उत्तर में आप ये नहीं कह सकते कि सर मुझे नहीं पता। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे। इसके अलावा जो अगर आप टीचर बनने वाले हो तो आपके जेस्चर्स अच्छे होने चाहिए। जेस्चर से मतलब है कि जो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आपका फेशियल एक्सप्रेशंस है, किस तरीके से आप अपने हाव भाव देंगे, किन बातों पर जब आप बात करते हो तो कहीं पर रुकना भी होता है, जब पूर्ण विराम आता है तो थोड़ा ठहर कर के आगे बढ़ना होता है। तो इस तरीके की बातें आपको अपने रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करनी है, अपनी टीचिंग में शामिल करनी है। इन सब के अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि आप पूर्ण विराम, अल्प विराम को कहाँ पर प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आप कक्षा कक्ष में शिक्षण को रुचिकर कैसे बनाएंगे। फिर पूछा जा सकता है कि शिक्षक के शारीरिक भाषा को परिभाषित करें। ये शारीरिक भाषा जो मैंने बॉडी लैंग्वेज लिखा हुआ है वही है आपकी शारीरिक भाषा, कि किस तरीके से आप जेस्चर्स देते हो, किस तरीके से आप फेस एक्सप्रेशंस देते हो, हाव भाव कैसे हैं आपके, तो वही सब है। तो कैसे परिभाषित करेंगे इसे और वो इन्हें कक्षा कक्ष में कब और कैसे अपनाएगा, तो इन सब का आपको आंसर आना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि हाव भाव कैसे और कब प्रदर्शित किए जा सकते हैं। तो ये कुछ प्रश्न है, इनका उत्तर आपको बिल्कुल पता होना चाहिए और वो पूछ भी सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इन सब के उत्तर खोजने हैं कि आप क्या कहेंगे। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि आप केवीएस ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप कॉलेज वगैरह में है तो पढ़ा रहे हो तो जरूर पूछेंगे आपसे ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर अपनी कक्षा को समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो देखना है, इसके अलावा 4 वीडियोस और है जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो उनको भी आप ज़रूर देखें, जो आपकी इंटरव्यू में बहुत सहायता करने वाली है। तो वो वीडियोस और आपको ये वाली वीडियो देखनी है। इसके अलावा एक वीडियो और आपकी आएगी, तो जो नए छात्र हैं जिन्होंने आज पहली बार मेरी वीडियो देखी है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और मैं बताना चाहूंगी कि हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और उसमें आप क्या कर सकते हो, आप उसमें अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे आप वो हमें बता सकते हो। तो उससे क्या होगा कि अगर आपका कोई गलती होगी तो हम बता देंगे, आपको एक फीडबैक देंगे। तो वहाँ पर जब आप अपना इंटरव्यू पैनल के सामने इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन दोगे तो उसमें कोई गलती ना हो, तो वो सब हम आपका सुधार करवा देंगे। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई करेंगे। अगर आपको लगता है कि जो सुटेबिलिटी टू द पोस्ट वाला कॉलम है उसके बारे में बताना है तो मैं एक वीडियो पक्का बनाऊंगी, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आपके लिए वो वीडियो आएगी, अभी मत उसको फिल करना, और आप उसको चाहे तो हिंदी में भी फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप टीजीटी और पीजीटी हिंदी है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन
होता है उसको प्रेस जरूर करें। अगर आप उसको प्रेस करेंगे तभी आपके पास नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आएगी। आपने हमारी वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।